नमस्कार साथियों। हम लोग पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। और हम यहाँ पे सिर्फ बुक पढ़ेंगे भी नहीं, मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं जिन्हें आपको मार्क करना है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा और उनको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखिए, जो इसका इंडेक्स है इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखिए, जैसे इन्होंने बताया काल विभाग है, आदि काल है। अब यहाँ काल विभाग में ही देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जनता और साहित्य का संबंध रामचंद्र शुक्ल ने किसके अंतर्गत बताया है। ऑप्शन होगा काल विभाग, अपभ्रंश काव्य, ठीक है, और एक ऑप्शन दे देंगे देश भाषा काव्य। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो टॉपिक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके अंतर्गत दिया, यानी कि काल विभाग के अंतर्गत बताया है। अब देखिए, आदिकाल से क्वेश्चन बन सकता है कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में विभाजित करके पढ़ाया है या बांटा है। तो क्या आंसर होगा आपका? चार प्रकरण में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, आप इंडेक्स की एक एक लाइन को देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य किस प्रकरण के अंतर्गत बताया है। तो आपका आंसर होगा प्रकरण 2। ठीक है, फिर देखिए, जैसे देश भाषा काव्य, इसकी भी आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या बता रखा। कोई भी चीज़ उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। अब ऐसे ही जैसे वहाँ पे क्वेश्चन बना, देखिए यहाँ पर देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति और खुसरो का वर्णन कहाँ पर करा हुआ है। तो प्रकरण 4 में फुटकर रचनाओं के अंतर्गत इन्होंने इनका वर्णन करा हुआ है। फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भक्ति काल को कितने भागों में, यानी कितने प्रकरण, इन्होंने जो अध्याय है उसको प्रकरण कहा है, कितने प्रकरण में विभाजित किया है। तो कुल 6। इस तरह आप ये पूरा इंडेक्स, अगर जिनके पास ये बुक नहीं है उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक लेनी है, ये ज़रूरी है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी कि कैसे क्या चीज़ें कैसे विभाजित है। जब आप इनका दृष्टिकोण समझ लेंगे तो बाकी साहित्य आप आराम से पढ़ सकेंगे। आपको ये पूरा इंडेक्स पूरा 1 to 1 लाइन पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए, ये जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है काल विभाग। अब देखिए, काल विभाग जो ये इसमें एक एक लाइन से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इन्होंने बताया है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे कहीं पे अब कोई युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे जो कवि होंगे तो वो उनका ही वर्णन करेंगे ना। ये तो नहीं है कि युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे वो रीतिकाल जैसे काव्य की रचना कर देंगे। तो वही शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साहित्य होता है वो जनता की जो चित्रवृत्ति के अनुसार ही रचा जाता है। ठीक है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो वही जो इतिहास, जो साहित्य का इतिहास इन सब चीज़ों को दिखाता है, वही इतिहास कहलाता है। देखिए, जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ। अब जनता की चित्रवृत्ति होती कैसी है? राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक होगी, सांप्रदायिक होगी और तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने किन किन परिस्थितियों के बारे में बताया है। तो ये देखिए, राजनीतिक परिस्थिति है, सामाजिक है, सांप्रदायिक है और धार्मिक है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में दे देंगे और उसके अलावा धार्मिक ना दे करके कोई और दे देंगे। ठीक है, आर्थिक दे देंगे। तो आपको जब ये पता होगा कि उन्होंने कौन कौन सी परिस्थितियों के बारे में बताया है, ये आपको याद करना है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, इन परिस्थितियों का उल्लेख किया है उन्होंने अपने साहित्य में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप होगा और ये वाला पैराग्राफ पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा होगा प्रीवियस जो क्वेश्चन आते हैं उनको अगर रीड किया होगा या नहीं किया तो आप रीड करिए, तो आपको ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन यहीं से आए हैं। सोचिए, इनकी पहली बुक का जो स्टार्टिंग का ही वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ हो गया। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। ठीक है, उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों, अब ये देखिए,
ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इसको आप मार्क करेंगे अच्छे से कि ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने वर्षों के इतिहास के बारे में बताया है। तो आंसर क्या होगा? 900 वर्षों, 900 वर्षों के इतिहास के बारे में बताया है। फिर देखिए इन्होंने इसको विभाजित किया 4 भागों में, ठीक है। तो जो इन्होंने जो ना ये बताए हैं, देखिए वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये वाले नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। और ये मैंने आपको नामकरण में जो इतिहास का जो नामकरण मैंने पढ़ाया था उसमें समझाया भी था। और इनका सब आपको याद रखना है कि ऐसे ये इसका नाम याद रखना है, इसका समय याद रखना है कि इन्होंने वीर गाथा काल का समय क्या बताया, 1050 से 1375। और ये भी याद रखना है कि ऐसा दे देंगे कि 1050 ईस्वी लिख देंगे, तो आपको ये क्लियर रखना है कि उन्होंने संवत लिखा है, संवत 1050 है। अगर ईस्वी में करने के लिए हमें उसमें क्या, मैंने आपको बताया भी था कि 57 जब माइनस करेंगे तो जो आएगा हमारा वो ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेंगे, 1050 में 57 माइनस कर देंगे। अगर आपने ये याद कर रखा है और आपको ये पता नहीं होगा कि 57 माइनस करने पर ईस्वी आती है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बात याद रखिए कि 1050 में जब हम 57 घटाएंगे तो जो यहाँ पे एग्जैक्ट आएगी, जो संख्या आएगी वो ईस्वी में कहलाएगी, ठीक है। तो आपको भक्ति काल का समय फिर क्या है, देखिए 1050 से 1375, फिर संवत 1375 से 1700, रीति काल का क्या दिया, 1700 से 1900, और यहाँ पे गद्य काल का 1900 से 1984। तो ये इतनी सी पैराग्राफ में इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। विशेष प्रवृत्ति के अनुसार, देख रहे हैं इन जो कालों में जो रचनाएं हैं उनकी जो विशेष प्रवृत्ति के, जैसे कि वीरगाथा काल में क्या है, देखा ही आपने, पृथ्वीराज रासो वाली जो है होगी, जैसे खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो हो गए, जो जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसका नाम क्या रखा गया, वीरगाथा काल। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना आदिकाल में तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। अब ये कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी कि अब ये वीर गाथा काल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सारे जो भी रचनाएं हैं वो वीर गाथा वाली ही होंगी, और भी तरह की होंगी, ठीक है, श्रृंगारिक भी होंगी, लेकिन विशेष प्रवृत्ति इसी की होगी, वीर की, ठीक है, वीरता की होगी, ये कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। आपको बात समझ में आ रही है ना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में, पीछे मतलब बाद में, संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। इस पूरे पेज में उन्होंने ये क्या बताया है कि जैसे कि अब भक्ति काल है तो उसमें इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले वो क्या बताएंगे, जो विशेष प्रवृत्ति वाली रचनाएं होंगी उनको बताएंगे, और फिर बाद में जो और रचनाएं हैं उन्होंने उनका भी वर्णन करा हुआ है। शुक्ल जी यहाँ आपको बता रहे हैं कि आगे की जो किताब में इन्होंने जो लिखा हुआ है किस तरीके से लिखा है वो समझाना चाह रहे हैं कि विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही नामकरण किया गया है। जैसे कि वीर गाथा काल में तो वीरता व प्रवृत्ति के अनुसार जो ज़्यादा कविताएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीरता वाली हैं। अब भक्ति काल में तो जरूरी नहीं कि सारी की सारी कविताएं भक्ति पर ही हैं, और भी तरह की रचनाएं हुई हैं। अब रीति काल श्रृंगारिक है तो इसका मतलब ये नहीं कोई भक्ति की कोई रचना ही नहीं हुई है, ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। तो इस पेज में आपने जो इतने से ही पैराग्राफ में इतने सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं आपको, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को मार्क करना है और फिर से रिवाइज करना है कि आपको याद रखना है कि ये किस जगह से पूछा गया, काल विभाग से पूछा गया है। ये उनका काल विभाग देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया, बस यही इतना ही था एक पेज पे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। कल हम पढ़ेंगे आदिकाल, स्टार्ट करेंगे प्रकरण 1। अब देखिए मैंने इसमें कितना मार्क कर रखा है आपको मैं कल बताऊंगी कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। ये प्रकरण 1 तो कल हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, 2 ही पेज हो पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।